Now, the rising cost of living is affecting all of us, but in Japan, Japan's economy has shrunk in the first quarter of this year. Japan's jobless rate has risen to 2.8%. Japan has always been stuck with deflationary pressures. दोस्तों, आज जापान दुनिया में अपनी कुछ चीजों को लेकर काफी चर्चा में है, जैसे कि उनका कल्चर, टेक्नोलॉजी, वर्किंग कल्चर और लगातार गिरती इकोनॉमी। जी हाँ, सही सुना आपने। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज जैसे जापान के हालात हैं, उनकी इकोनॉमी गिरती जा रही है। एक वक्त ऐसा था जब जापान अपने ही देश की कंपनियों को ज्यादा ग्रोथ कराने और अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए बाहर की कंपनियों को अपने देश में जगह नहीं देता था। इसका फायदा तो जापान को हुआ, लेकिन वो आज इसका नुकसान भी झेल रहा है। क्या है आज जापान के हालात और अपनी गिरती इकोनॉमी को बचाने के लिए आज जापान कैसे कैसे साम दाम दंड भेद लगा रहा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम सब जानते हैं कि शराब हेल्थ के लिए बुरी होती है और शायद यही वजह है कि भारत जैसे कई देश अपने सिटीजन्स को शराब पीने से रोक रहे हैं और तरह तरह के नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। लेकिन आज जापान अपने नागरिकों में शराब पीने को बढ़ावा देना चाहता है। जापान ने एक नेशन वाइड कॉम्पिटिशन शुरू किया है, जिसमें यंग एडल्ट्स को शराब पीने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। सुनने में काफी अजीब लग रहा है, पर ये सच है। आइए जानते हैं। आपको बता दें कि जापान में ज्यादातर यूथ नशा नहीं करते। जापान की यंग जनरेशन अपने माता पिता के मुकाबले कम शराब पीती है। अब इसकी वजह से जापान की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। अब चूंकि शराब की कम खपत हो रही है, तो इसके चलते साके यानी चावल से बनी जापानी शराब से मिलने वाला टैक्स भी कम हो गया है। अब जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी एनटीए के लिए बड़ा मसला बन गया है। इसी वजह से जापान ने एक नेशनल कंपटीशन शुरू किया है और इस कंपटीशन का नाम साके वाइवा रखा गया है। इससे जापान की प्लानिंग है कि इस कैंपेन के चलते वो शराब को यूथ के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएगा, जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और इससे जापान की इकोनॉमी में मदद होगी। ये कंपटीशन 20 से 39 साल के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। लेकिन जापानी कम शराब क्यों पी रहे हैं? दरअसल ये कंपटीशन कराने वाली कंपनी का कहना है कि देश में कम शराब पीने का ट्रेंड कोविड पैंडेमिक के दौरान शुरू हुआ था। इसकी एक वजह जापान की बूढ़ी होती आबादी भी है, जिसके कारण शराब की बिक्री में गिरावट आई है। आपको बता दें कि अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जापान ने जो फैसले किए थे, वो आज उसी पर भारी पड़ रहे हैं। जापान में घटती जन्म दर भी इसका एक कारण है। विश्व बैंक का अनुमान है कि जापान की आबादी का लगभग 1/3 यानी लगभग 29% 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र का है। ये आंकड़ा जापान को दुनिया में सबसे अधिक उम्र वाली आबादी का देश बनाता है। यानी अब जापान के पास उतना यूथ नहीं है जो उसकी इकोनॉमी को संभाल पाए। आंकड़ों के मुताबिक आज जापान का शराब बाजार सिकुड़ रहा है। टैक्स एजेंसीज के हालिया आंकड़े बताते हैं कि लोग 1995 के कंपैरिजन में 2020 में कम पी रहे हैं। 1995 में 100 लीटर यानी 22 गैलन से गिरकर ये आंकड़ा 75 लीटर यानी कि 16 गैलन हो गया है, जिस वजह से शराब से आने वाले टैक्स रेवेन्यू भी पिछले कुछ सालों में घट गया है। द जापान टाइम्स न्यूज़पेपर के हिसाब से 1980 में जापान के कुल रेवेन्यू का 5% शराब का था, लेकिन 2020 में ये सिर्फ 1.7% रह गया। ये तो थे जापान के प्लान्स, जिससे वो कोशिश में है कि अपने हालात सुधार सके। लेकिन जापान की इकोनॉमी कैसे गिरी, आइए जानते हैं। दरअसल जापान भी कोरोना वायरस के चलते बुरी तरह इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार हो गया था। जापान की इकोनॉमी को इस फाइनेंशियल ईयर की सेकंड क्वार्टर में बड़ा झटका लगा, यानी अप्रैल जून क्वार्टर में जापान का जीडीपी एनुअल रेट के मुकाबले 27.8% तक कम हुआ है, जो कि काफी बड़ा गैप है। जापान में 1980 के डेटा हासिल होने के बाद से ये जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है। हालात ये हैं कि जापान में लोगों के पास महामारी की वजह से खर्च करने लायक तक आमदनी भी नहीं रह गई है। एक वजह ये थी। अब दूसरी मेन वजह पर बात करें तो जापान में पॉपुलेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। साल 1950 के बाद जापान की आबादी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। जापान की आबादी 1 जनवरी 2022 तक टोटल 125.93 मिलियन थी, जो 1950 में दर्ज किए गए आंकड़ों के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। जापानी न्यूज एजेंसी ने इंटरनल अफेयर्स और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में मौतें जन्म से ज्यादा हो गईं और आज जापान की कुल आबादी गिरकर 12,59,60,902 हो गई है, जो कि पिछले सालों की तुलना में 7,26,342 या 0.57% कम है। जापान में आज यंगस्टर्स और बच्चों की आबादी कम है और 35 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों की संख्या ज्यादा, जो कि आने वाले समय में जापान को बहुत मुश्किल में डालने वाला है, क्योंकि एक देश में जितने युवा होते हैं, माना जाता है कि वो देश आगे उतना ही डेवलप होने वाला है या उसकी इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि यूथ ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जो काम करता है और खर्च करता है, जो घर खरीदता है, कार खरीदता है और इससे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। लेकिन आज जापान के पास इसी की काफी कमी है और उनके पास एक बड़ी आबादी 65 से ज्यादा उम्र के लोगों की है, जो पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। आज जापान की 15% आबादी अनएम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल साल 1990 से लेकर 2000 तक के 10 साल जापान के लिए ऐसा दौर था जब इसे सिक कंट्री ऑफ एशिया कहा जाता था। उस दौर में जापान को
बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा। अब जापान का वर्किंग कल्चर थोड़ा समझ लें। यहाँ का वर्किंग कल्चर ऐसा है कि यहाँ साल में एक बार यूनिवर्सिटीज और कैंपस में कंपनीज हायरिंग के लिए आती हैं और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें ये नौकरी रिटायरमेंट तक करनी होती है। जी हाँ, वो बीच में अपनी नौकरी स्विच नहीं कर सकते। अब जब साल 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उसकी वजह से लगभग 10 सालों तक कोई भी हायरिंग नहीं की गई और इस वजह से इस बीच के सालों में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए वो किसी भी कंपनी में हायर नहीं हो पाए। जब सन 2000 में हायरिंग शुरू हुई तो फ्रेशर्स को नौकरी मिली और बीच की जनरेशन ऐसे ही छूट गई, उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। जापान में आज मौजूद ये जनरेशन लॉस्ट जनरेशन है और इस बीच रह गए स्टूडेंट्स आज टेम्परेरी या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ जापान में स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना काफी जरूरी है। अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में एक एवरेज बच्चे हैं तो आपकी जापान की सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। जापान के यंगस्टर्स को और बच्चों के ऊपर शुरू से प्रेशर होता है कि वो एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा करियर और एक अच्छी फैमिली बिल्ड करें और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो जापान में उसे फेलियर माना जाता है। आज जापान में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो इन सब कारणों से डिप्रेशन में आकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं क्योंकि वो यहाँ की सोसाइटी में फिट नहीं बैठते हैं। ये तो थी जापान की इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें। आइए जानते हैं जापान के बारे में एक अजीब बात जो शायद बाकी देशों में आम नहीं है। बता दें कि अगर कोई इंसान जापान में ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लेता है तो उसके रिश्तेदारों को ट्रैवल में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। जी हाँ, सुनने में काफी क्रूएल लगता है लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, क्या आप जापान का नागरिक बनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।